नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा के वीकेंड स्पेशल मार्केट में। और पार्टी यूं ही चलती रहेगी, ये हमने इसका नाम रखा है। एक हफ्ते में पिछले अगर आप देखें तो एक बड़ा भूचाल आया मार्केट में और बहुत बुरी तरीके से मिड कैप स्टॉक्स टूट गए और सब तरफ हाहाकार मचा और लोग ये कहने लगे कि बस अब ये रैली खत्म, फिजल आउट हो गई है, सब हो गया। वैल्यूएशन देखिए आप, इतना महंगा है, कैसे चल सकता है, क्या फंडामेंटल है इसके, रिपोर्ट निकल आई। लेकिन एक डेढ़ दिन के 2 दिन के बाद 48 घंटे के अंदर रिवेंज इज माई रिप्लाई ये स्क्रीन पे लिख के आने लगा और ऐसा ज़बरदस्त तेज़ी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखी कि उन्होंने पूरी थोड़ी थोड़ी मतलब बची होगी शायद लगभग सारी रिकवरी करी। और ये ट्रेंड पूरी दुनिया का है। एग्जैक्टली ऐसा ही यूएस में हुआ। वहाँ भी एक दिन रसल 2000 को तोड़ दिया गया 4%। उसने ऐसा बदला लिया कि वो 2024 के हाई पे खड़ा हो गया। क्या है ये पहेली? क्यों इस तरीके की झटके हमें आते हैं? क्या ये कोई संकेत है या ये एक बड़ी, जब बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तेज़ी हो रही होती है तो बीच बीच में चर्निंग की वजह से ये झटके आते हैं? इसको समझना चाहिए। इसीलिए पहला जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मार्केट की गुगली क्या थी जो मिड वीक में आई है। और उसमें कोटक को 2 रिपोर्ट उन्होंने पिछले 8-10 दिन के अंदर निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत महंगे हैं बाज़ार और उससे भी ज़्यादा महंगे हैं मिड कैप, एकदम कुछ नहीं है इसमें, इसलिए ये ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, इनके फंडामेंटल्स मैच नहीं करते हैं। तो बाज़ार में क्या वाकई कोई कमज़ोर खिलाड़ी हैं क्या? ये तीसरा सवाल है जिसको हम समझेंगे। और एक सेक्टर खास तौर पे रखना चाहता हूँ मैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का, प्रोडक्शन कंपनीज़ की भी जुड़ी हुई उसमें हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इसमें बनी है। आप आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोलियम, ओएनजीसी, कोई भी लीजिए आप, बहुत सॉलिड रैली बनी है। इनको भी कहा गया कि बहुत महंगे हो गए हैं, अब वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होते हैं, फिर से पलट के इन्होंने उतनी ही बड़ी तेज़ी करके दिखाई है। तो ये क्या है पूरा खेल, ये गुगली क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो 4 मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। अभय जी हमेशा की तरह बिल्कुल गुगली के जवाब देने के लिए आए हैं। साथ में खतरों के खिलाड़ी सही है ना, अरुण मल्होत्रा जी और पीएसयू बुल प्रकाश दीवान जी, और साथ ही हमारे चार्टिस्ट सर्वेंद्र जी, जो हमें पिछले हफ्ते भी सर्वेंद्र जी ने बहुत अच्छे हमें चार्ट दिखाए थे और समझाया था कि चार्ट को समझिए, हमने देखा। और इस हफ्ते भी हम कुछ स्पेशल चार्ट इनसे समझेंगे। तो चार्ट समझने से पहले अबे जी एक क्या गुगली थी वीक के बीच में? आई थिंक नीरज जी क्लियरली एक ये जो इतना उतार चढ़ाव हुआ पिछले महीने भर से, मैं कहता हूँ, और स्पेशली जो पिछले हफ्ते में हुआ, इस हफ्ते में हुआ, तो इसको देख के अब किसी के दिल में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये क्लियरली एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है। जैसे आपने कहा सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबली जो है ऐसा ही समय। अभी निक्केई ऑल टाइम हाई पे है, ऑलमोस्ट 40,000 पे पहुँच गया। आप चाइना देखें, थोड़ी जान आनी शुरू हुई है। यूएस रिकवर करता रहता है जब भी गिरता है। तो क्लियरली इन्वेस्टर्स का ये मूड है कि कोई करेक्शन आ रहा है तो उसको यूज़ करे एज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड टू देयर एलोकेशन। मतलब इस मार्केट में कोई बेच के निकल के बाहर बैठना नहीं चाहता है। और जो भी सेलिंग आती है वो इन्वेस्टर्स वापस डिप्लॉय कर देते हैं दूसरे सेक्टर में या दूसरे स्टॉक्स में। तो कैश मार्केट से बाहर जा भी नहीं रहा है। बल्कि मैं कहूँगा जितना मेरा इंटरेक्शन हो रहा है इन्वेस्टर से, बहुत क्लियर सिग्नल है, आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं अभी भी, कहाँ पे वैल्यू है जो प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो जितने भी करेक्शंस आएंगे, शार्प करेक्शंस, वो सारे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर लेंगे उसमें आके। तो एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट का। अर्निंग सीजन थोड़ा मिक्स बैग रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिल में, पर कमेंट्री ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी थी। काफ़ी स्टॉक्स ने अभी तक रैली में परफॉर्म नहीं किया है। तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि जो अभी भी इन्वेस्टर्स हैं जो कैश लेके बैठे हैं, वो ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, ढूंढ रहे हैं आइडियाज़। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो थोड़े बहुत टेक्निकल करेक्शंस हैं उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी घबराना चाहिए या डरना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी ये वॉलेटिलिटी है उसको आपको अपने एडवांटेज में यूज़ करना चाहिए। जिसमें आप बहुत एकदम लालायित थे कि ये वाला बिल्कुल मिस हो गया जी। जब वो नीचे आया जी, तो अभी थोड़ा और आएगा फिर करेक्शन। हाँ, ये मत करें, वो मत करें। मतलब आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस लेवल पे मैं ले लूँगा। हो सकता है
कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसके हो सकता है उसके बाद 5% और गिर जाए। तो उससे घबराए ना ज़्यादा, लॉन्ग टर्म अगर व्यू है आपका 2-3 साल के स्टोरी लिए, पे बिलीव होना चाहिए। स्टोरी में बिलीव होना चाहिए और क्लियर है वो स्टोरी जो हमारी कंपनीज कर रही हैं, जो अर्निंग्स आ रही हैं, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आ रही हैं, बैलेंस शीट की जो क्वालिटी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, मैक्रो सिचुएशन जो इंडिया की है, वो मतलब आप किसी भी तरह से देख लें, मैंने तो इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट कभी नहीं देखा 30 साल में। और रिजल्ट सीजन भी बढ़िया गया। रिजल्ट इतना अच्छा गया। थोड़ा थोड़ा किसी वजह से भारत फोर्स की कमेंट्री मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ी वो नेगेटिव थी, पर उनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारी कंपनीज का, स्पेशली एक्सपोर्ट कंपनीज का, फार्मा कंपनी जो काफ़ी टाइम से लैग कर रही हैं, बढ़िया कर रही है। बहुत अच्छी कमेंट्री थी। तो आई थिंक पिकअप है जनरली। और ऑटो सेल्स आप देख लीजिए, कंजम्पशन स्टॉक्स हैं जो वो भी अब पिकअप हो रहे हैं, रूरल इकोनॉमी फोकस स्टॉक्स है। महिंद्रा महिंद्रा अब ऑलमोस्ट न्यू हाई पे था, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, पर M&M जैसे स्टॉक्स अगर अच्छे कर रहे हैं तो एक क्लैरिटी है कि वाइड स्प्रेड है ये, सिर्फ एक जोन में लिमिटेड नहीं है कि इस जोन में कंजम्पशन है, उसके नीचे नहीं है। प्रकाश जी, क्या वाटर टेस्टिंग थी ये, या जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि वो भेड़िया आया 2-3 बार नहीं आया तो आदमी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जा रहा है, क्या आएगा यार, ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं। क्या मार्केट में लोग वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? एक बार ट्रेलर दिखाना चाहते हैं, देखो गिरेगा तो इतनी बुरी तरीके से गिरेगा, लेकिन सामने वाली पार्टी डर नहीं रही अभी, उसके बाद बहुत पैसा है। नहीं तो है क्या ये बताओ आप। नहीं नहीं, ये तो देखिए, आपने इसको नाम ही इसको गूगली दिया है, तो अगर गूगली था तो समझना तो मुश्किल है। हाँ, बट हाँ, ये है कि हम इसका आंकलन करें अगर कि हुआ क्या, थोड़ा सा पोस्ट फैक्टर एनालिसिस जिसको कहते हैं, तो एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि सेक्टर रोटेशन हमारे यहाँ बहुत शार्प होगा। और जब भी होगा तो ऐसे सेक्टर से जब निकलेगा माल, जब ऐसे बिके, मतलब बिकवाली जब होगी उन सेक्टर से, उन स्टॉक से जो थोड़े से वैल्यूएशन के तौर पे स्ट्रेच्ड है, तो नेचुरली आपको एक जिसको कहते हैं ना कैस्केड इफेक्ट होता है कि अगर अगर गिरावट आनी शुरू होती है तो उसके बाद एल्गो हावी हो जाते हैं, लोगों के अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, लोगों के अपना कॉन्फिडेंस सारा शेक होने लगता है। तो ये जब होता है तो अच्छी अच्छी कंपनीज में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वीक कंपनीज में हुआ है। और मिड कैप्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन की चाल दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन मानी जो बड़े इन्वेस्टर्स या जिन्होंने पहले लिया हुआ है प्रॉफिट बुक करके दूसरी चीजों में जा रहे हैं, तो वो नए नए लोग आते रहते हैं, जो फोमो है वो भी आपको सामने दिखने लगता है। और अब सबसे डेंजरस चीज जो हुई है कि सोमवार के बाद जो गिरावट आई, उसके बाद मंगलवार को, बुधवार को जो रिकवरी आई, और सारे हफ्ते बाकी के 4 दिन जो रिकवरी आई, उससे ये डर और भी वो आपका ये हो गया कि देखो मैंने हेलमेट नहीं पहना लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया, मैंने रेड लाइट क्रॉस कर ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अगली बार ये आदत और रीइंफोर्स हो जाती है। तो हो ये रहा है कि जब जब ऐसा होता है तो लोग और भी हिम्मत जुटा के वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो साहस करना एक चीज है, पर उज्जड़ रहना एक दूसरा एक्सट्रीम है। सो कहीं ना कहीं बिटवीन ब्रेवरी एंड फूल हार्डीनेस हमको वो समझना है कि मार्केट में बिहेवियर दिख रहा है। मेरे हिसाब से मैं सहमत हूँ अभय जी से कि इंडिया की स्टोरी जो है उसको आप समझिए कि आज हम 22,000 की निफ्टी पे है। नीरज भाई, मैं एक सिंपल लॉजिक आपको ये देता हूँ, ये अगर मान लीजिए 24,000 हो जाता है, जब भी होता है 24,000 पे, अगर आप इसको 21 या 22 टाइम का पी मल्टीपल भी देने रेडी हो, जो आजकल काफी ग्रोथ मार्केट्स में रहता है, इमर्जिंग मार्केट्स में अगर हम सबसे अच्छे माने जा रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माने जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा प्रीमियम अगर मिलता है, तो 21-22 के मल्टीपल पे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि अर्निंग हमारी 1100 के करीब होगी निफ्टी की, जो कोई बहुत दूर तो है नहीं। तो अगर अगले साल की अर्निंग्स 1100 तक पहुंचती है और हम उसको 21 साढ़े 21 का मल्टीपल भी देने रेडी हो जाते हैं, तो आपका इंडेक्स 24,000 हो जाता है। सो पॉइंट आई एम टू मेक इज कि इंडेक्स निफ्टी को 24,000 तक जाने में भी कोई रोक नहीं सकेगा, फंडामेंटल्स भी उसको बैक करेंगे। आपको देखना है कि आप कौन से स्टॉक्स में से निकलने हैं और आपको निकलना चाहिए, और कौन से स्टॉक्स में रहना चाहिए। ये जो प्रक्रिया पोर्टफोलियो लेवल पे है, वो कहीं मिस ना हो जाए। हम सेलिब्रेट तो निफ्टी की नई ऊंचाइयां कर रहे हैं, लेकिन हमको तो हमारे पोर्टफोलियो से मतलब रखना चाहिए, और वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है एक कॉशन या एक प्रोएक्टिव अप्रोच आपको जरूर होना चाहिए। प्रकाश जी, एक एक क्या ये भी है कि जो पिछले 2-3 सालों में 8-10 नए करोड़ नए लोग जुड़े हैं, वो ज़्यादातर ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर कम है वो, और उनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उनको तो पता है कि ये बजाज ऑटो 4,000-5,000 से शुरू ही हुआ था, इसका भाव अभी 8,000 तक चला ही क्या है ये। दूसरी चीज़, वो
इस थ्योरी पे शायद कम बिलीव करते हैं कि आज लो और 15 साल बाद देखो चद्दर तान के सो जाओ, वो तो सुबह शाम वाला इंस्टेंट कॉफ़ी मॉडल है। तो चूंकि 10 करोड़ अगर इन्वेस्टर है उसमें से 7-8 करोड़ लोग इस मेंटालिटी की, इस साइकी के हैं, तो मार्केट फिर उसी हिसाब से बिहेव भी कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टर कई बार डर जाता है कि अरे यार मेरा स्टॉक 30% गिर गया, अब तो ये और 30% गिरेगा। वो वही वाला ट्रेडर जिसने गिराया था वो कल जाके फिर उसी को बाई करता है। ये भी हो रहा है क्या मार्केट में? नीरज जी, सवाल मेरे से हाँ, है? आपसे ही। नहीं नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जो शॉर्ट टर्म अप्रोच की वजह से आपको ये जो वॉलेटिलिटी दिखती है, आप मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने तो कभी स्टॉक्स को साल में 1-2 दिन के सिवाय देखा नहीं है कि 10% या 8% एक ही दिन में मूव हो। अब तो ये ऐसा होता है कि स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत सारी चीजों में मतलब 25-30 चीजें एक साथ 10-10% ऊपर नीचे हो रही है। उसका रीजन ये है कि पार्टिसिपेशन बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। ये पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नहीं है जो थोड़े से 200-250 शेयर्स में ही एक्टिविटी ज्यादा रखते हैं। ये पार्टिसिपेशन वाइडर रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का है, विच मीन्स कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो चलते हैं, और ये आपको पता चलेगा, आप हमारे जितने भी सीएनबीसी आवाज के भी प्रोग्राम देख लीजिए जहाँ पे लोग फोन करके पूछते हैं कि फला स्टॉक का क्या हुआ, मेरा इसमें पोर्टफोलियो में एक ये चीज ली है, इसका क्या करना है। वो ऐसे ऐसे स्टॉक आते हैं जो हम लोग ट्रैक भी नहीं कर पाते। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट लेवल्स हैं वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं, और जो लो लिक्विडिटी वाले काउंटर्स हैं वहां भी इतना ही इंटरेस्ट है जितना हाई लिक्विडिटी काउंटर्स में। तो उस लिहाज से आपको जो गिरावट है उसका स्पैन है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है। और याद रखिए कि आज 20-22 हजार निफ्टी पे 5% कोई स्टॉक को गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि लेवल उसका इतना ऊपर है, वो रुपी टर्म्स में बहुत ज्यादा लगता है। और उस वजह से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है, वो नई एंट्री लेने से कतरा रहे हैं। नीचे आता है तो वो वेट करते हैं कि और नीचे आएगा तब लेंगे। लेकिन ट्रेडर्स को इस टाइप का कुछ नहीं होता, उनके स्टॉप लॉसेस अपने चलते हैं, उनके होराइजन उनका शॉर्ट है, और वही छोट पैसे को वो लोग रोटेट करने की, एक्सेलरेट करने की बात करते हैं। जबकि जो सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पुराने धर्रे के जो अप्रोच से चल रहे हैं, वहां पे तो आपने पैसा लगाया हुआ है और वो कुछ सालों तक आप छूते ही नहीं है, और वही पैसे को आप आगे चल के यूज करेंगे जब उसमें से एग्जिट होगी तब। एग्जिट तो मिल नहीं रही। सो ये क्विक एग्जिट्स will also mean quick entries, and widespread interest मतलब ये है कि रोज आपके पास कोई ना कोई स्टॉक में स्टोरी बिल्ड होती हुई दिखेगी, पोजीशन बिल्ड होती हुई दिखेगी, और इस टाइप का होगा। सो मार्केट का टेक्सचर बहुत अलग है जो 5 साल पहले या 3 साल पहले था। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हमको उस गौर से उसको उस नजरिए से देखना चाहिए कि इसमें वॉलेटिलिटी विल ऑलवेज बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। 4,000 लिस्टेड स्टॉक्स में इतने सारे तो आईपीओ आपके पास पिछले 2-3 साल में आ गए हैं जिनकी अभी तक हिस्ट्री नहीं बनी है। तो वो सब चीजों में समझना और उस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग जो नहीं इस इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहते और उनको कन्विक्शन है कि भाई मार्केट तो चलेगा ही चलेगा, वो नेचुरली ये सब चीजों में दाव लगाएंगे। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियरली गेटिंग डिफाइंड कि मतलब पोलराइज कि एक तरफ इस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, और एक जो बाकी का जो मार्केट है वो सारा मोमेंटम की तरफ हो गया है। सो टिपिकल मोमेंटम मार्केट है। ना ग्रोथ पे ज्यादा कोई खास एलिमेंट दिख रहा है ग्रोथ का, ना कोई वैल्यू का दिख रहा है। तो आई थिंक मोमेंटम मार्केट को समझना थोड़ा सा अलग नजरिया, अलग उसका जो मापदंड है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जी। उस लिहाज से हमको समझ आनी चाहिए। अरुण जी, खतरा बहुत बढ़ गया था इस हफ्ते बीच में, अब फिर से ठीक हो गया है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि यार बीच बीच में ये रिपोर्ट निकाल के डर जाते हैं हम लोग, और बाद में फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। आपने इस गुगली को कैसे खेला ये बताइए। जैसा आपने कहा है कि ये गुगली है, ये गुगली तो है, पिच बहुत टर्न ले रही है हाँ। और यहाँ पर हिट करना बहुत मुश्किल है, तो आपकी विकेट जाने के या कैच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वो हमने कुछ लक्षण देखे भी, जिस तरीके से मार्केट 10 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में सेल ऑफ आता है, पूरी स्क्रीन जो ग्रीन चल रही थी एकदम रेड हो जाती है। सो ये इससे शो करता है कि बहुत सारे हैंड्स काफ़ी वीक है मार्केट में, और वीक स्टॉक्स को लेके बैठे, और इवन गुड क्वालिटी स्टॉक्स को भी इतना ऊपर ले गए हैं कि दे हैव अ ट्रेडिंग मेंटालिटी। वो प्राइस को देख रहे हैं, जैसे ही प्राइस गिरता है स्टॉप लॉस गिरता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और नीचे आ जाता है। बट अगर आप पूरी ओवरऑल स्टोरी देखें इंडिया मार्केट की, तो दो हैं। मैक्रो बहुत अच्छा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बजट भी पॉपुलिस्ट नहीं था,
टैक्स कलेक्शंस भी बायंट हैं, तो मार्केट मैक्रो लेवल पे बहुत अच्छी है। माइक्रो लेवल पे क्या हुआ है, जो लास्ट एक महीने में स्पेशली आई वुड से 1/3 ऑफ द मार्केट जो एक बकेट है, जहां पर थोड़ा पीएसयू कह लीजिए, थोड़ा डिफेंस कह लीजिए, उनके नाम पर जो स्टॉक के एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस हो गए हैं, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ध्यान से चलना चाहिए। वहाँ पर गुगली आएगी और आपको बोल्ड करके जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप इन चीज़ों में कहीं पे कोई माल आपके हाथ में ना रह जाए। मिड कैप वालों में स्मॉल स्मॉल माइक्रो कैप और कुछ पोर्शन मिड कैप। और जो लार्ज कैप बहुत भाग गए हैं। लार्ज कैप में अगर आप फिर भी देखें, आईटी देखें, जैसे अभिजीनी का फार्मा है, जहाँ पर अर्निंग, कल भी एक कंपनी की अर्निंग आई, कैंसर, बहुत अच्छी अर्निंग आई। और उसके बाद बैंकिंग है, जो बैंकिंग इज एक किसी भी इकोनॉमी का कोर होता है। अगर आप देखें पूरे रिटेल कहीं भी लेवरेज नहीं है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स कहीं भी लेवरेज नहीं है, कैपिटल स्पेंडिंग, सबके कैपिटल अगर आप देखें एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, तो बैंकिंग में ग्रोथ आना ही आना है। और उस बैंकिंग में पीएसयूज काफ़ी भाग चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर अभी भी नहीं भागा है, तो वो एक स्वीट स्पॉट है आपके लिए जहां पर आप कर सकते हैं। इसी तरह आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो यूएस, आई थिंक ये तो क्लियर है कि यूएस इज आउट ऑफ रिसेशन। जो लोग एक साल पहले कह रहे थे कि यूएस रिसेशन में आएगा, वो क्लियर है नहीं आएगा। तो एक क्वार्टर ना छोड़ के तो आईटी की स्पेंडिंग बढ़ेगी, आईटी स्टॉक्स टू डू वेल। और एक फार्मा, वो तो कभी भी दवाई तो खानी खानी है, मार्केट में कुछ भी हो या इकोनॉमी में कुछ भी हो। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात देखिए आप, अभी अमेरिका में आईटी सेक्टर की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, भारत की भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन 52 वीक हाई पर टीसीएस, वो हैरानी की ठीक बात है। है। अभी भी हम 4 साल पहले जितनी बाइक बेचते थे उस लेवल के पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हीरो मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस सब 52 वीक हाई पे हैं। तो हमारे बेचारे मिड कैप अगर भाग जाते हैं तो सारा उन्हीं ऊपर गाज गिरती। या यही सब सारे कल्प्रिट ये हैं। बड़े वाले भी चल रहे हैं प्रभु, उधर भी देख लो, कभी कभी वो भी भागे जा रहे हैं, वहाँ भी ओवर वैल्यूएशन हो सकता है। लेकिन रुकिए, हम लोग ने जो बातचीत की ना, इसको चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। डॉट प्लॉट हमारे चार्ट है सरवेन जी में। सरवेन जी, 2 चार्ट दिखाइए, पहले निफ्टी का और फिर बैंक निफ्टी का, थोड़ा उससे और समझने की कोशिश करते हैं। दिखाइए सर। देखिए, लास्ट टाइम जो हमने निफ्टी का चार्ट एक लार्जर मैक्रो टेक्निकल्स देखा था। देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में हमें भी डाउट नहीं है कि भाई अगर किसी के पास 2 साल प्लस 24 महीने प्लस का होराइजन है, तो हमने उस चार्ट को उन बड़े एंगल से देखा था कि भाई रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अब उन्हीं चार्ट्स को आज हम थोड़ा फाइन ट्यून करके छोटा करके लाए हैं, और हम ये लास्ट जो प्राइस एक्शन है जो आप देख रहे हैं टॉप पे, हमने ये दिखाया कि भाई रैली कहाँ से शुरू हुई। तो तकरीबन मार्च 2023 से जो मूव चालू हुआ, उसके बाद अब टॉप पे कहीं छोटा सा आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में ऊपर आपको 22,100 22,150 के आसपास वो जो रेड लाइन है, वहां पे अब आप देखिए कि फ्लैटिश सा रेजिस्टेंस एरिया शॉर्ट टर्म बन गया है। और जो ब्लू एरियाज हैं जो नीचे की तरफ है, वहां आप देखेंगे कि कहीं कहीं 21,300 और 21,500 के आसपास 2 टच पॉइंट्स हैं जहां से सपोर्ट भी आ रहे हैं। तो आई थिंक अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है ये। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि अब ये फाइट फॉर कंट्रोल है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो जीत ले जाता है, और इसमें अगर ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए 22,300 22,350 के ऊपर यहाँ आप निकल गए और आप डिसाइसिवली 1-2% ऊपर ब्रेकआउट करके रह गए वॉल्यूम के साथ, तो आई थिंक वो गेम एक बार बुल्स के खेमे में चला जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप नीचे में ये 21,500 और 21,300 के सपोर्ट तोड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि फिर वो शॉर्ट टर्म पिक्चर भी जो है वो बेयर्स के फेवर में टर्न हो जाएगी। फिलहाल हमारे लार्जर सेटअप्स में जो हमने लास्ट टाइम दिखाया था, आप कहीं एक लीस्ट रिस्क एरिया में है शॉर्ट्स की साइड से, तो बेयर्स का पलड़ा मेरे हिसाब से भारी है, क्योंकि आप टुवर्ड्स अपर एंड ऑफ रेंजेस जहां पे आप अटक रहे थे हिस्टोरिकली लास्ट 12-15 सालों से, वहां पे आप पहुंचे होंगे। और दूसरा चार्ट जो बैंक निफ्टी का है, वो थोड़ा ज्यादा क्लियर है, क्योंकि निफ्टी तो फिर भी आप देखिए एक अप ट्रेंड में और कोशिश कर रहा है अपने हाईस को प्रॉड करने की, बार बार वहां जाने की, और ये हो रहा है कि कहीं शायद ब्रेकआउट हो जाए। आप जब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं जो भी आएगा स्क्रीन पे, वहां आप देखिए कि क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड है, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आपको वहां दिख रहा है। वो जो लाल एरो है वो आपको नीचे की तरफ दिखाती हुई रुझान दिखा रही है, और अभी भी आप अपने पिछले हाई जो तकरीबन 48,500-600 के आसपास थे, उनसे आप तकरीबन अभी भी काफी नीचे चल रहे हैं। और आज की कैंडल बैंक निफ्टी की रेड है, क्लोज माइनर हाई है, बट सुबह के ओपन से नीचे ही बंद किया है। तो यहाँ जो है शॉर्ट टर्म पिक्चर क्लियरली वीक है। तो अब जब पलड़ा पकड़ने की कोशिश करें, तो यहाँ समझ में आता है कि अगर बैंक निफ्टी का बस चला तो नीचे की ब्लू लाइन टूट जाएगी और बेयर्स थोड़ा कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड निफ्टी को देखें तो थोड़ा वैसा वैसा लग रहा है फिलहाल। तो जैसे मैंने बोला, सरवेन जी, अगला आने वाला हफ्ता जो है, ये बहुत विचित्र स्थिति आपने पैदा कर दी है।
जी अब बैंक देखिए, अगला निफ्टी हफ्ता आपका डिसाइडर है, और अगला हफ्ता निफ्टी बुल्स और बेयर्स का शॉर्ट टर्म नहीं, दोनों पैटर्न का डिसाइडर है दोनों कौन। अलग नहीं चल सकते हैं, चलना तो एक ही राह में। अब कौन ताकतवर है ये बताओ आप। नहीं देखिए, फिलहाल अगर आप देखें, जब हम मिड कैप जो दुनिया का सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो यूएस में है, तो वहां देखिए रसल का हाई अभी भी 21 का ही लगा हुआ है। रसल ने 22-23 में नए हाईज नहीं रखे। तो मैं अभी भी मान के चलूंगा कि चार्ल्स डाउ ने जो बोला था कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म इंटर न्यू हाई, तो ये जो एसएनपी और डाउ जोन्स के नए हाई लगे हैं, या जैसे निफ्टी का नया हाई लगा और बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया, जब सारे इंडाइसेस तितर बितर चलने लगते हैं तो तकलीफ होती है। शेयर जब शिकार पे निकलता है तो पहले झुंड को तितर बितर करता है, फिर शिकार पकड़ता है। तो जैसे से सारे के सारे इंडाइसेस अलग अलग जाएंगे, ये जो तितर बितर हो रहा है ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। इट्स नॉट गुड मीडियम टर्म। तो ये तितर बितर में शेयर शिकार करेगा और फिर कुछ एक्सीडेंट होंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं गुगलीज जो हैं, उसमें बिल्कुल कुछ लोग फंस सकते हैं। अरे चार्टिस्ट लोग कितना बढ़िया क्या उदाहरण दिया है। शिकारी जब निकलता है तो पहले तितर बितर करता है, उसके बाद झपट्टा मारेगा। एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ तो खाली बैंक निफ्टी ही एक दिक्कत कर रहा है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं भाई साहब वही दिक्कत कर रहे हैं। तो क्या वो एक सब पे भारी पड़ेंगे क्या? ये मेरे लिए हाँ, और क्या, चार्ट तो आप ही देख रहे हो। अच्छा, नहीं तो देखिए देखिए भारी तो ऐसा है कि अब ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये जो जो डाइवर्जेंस हो गया है, ये तकरीबन अपने तीसरे तीसरे साल में है। जब आप थोड़े से बड़े चार्ट देखते हैं तो थॉट यही है कि मैं तो अभी भी उसी खेमे में हूं कि निफ्टी बहुत ज्यादा 22,300 के ऊपर नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा 47,000 के ऊपर नहीं निकल पाएगा, और इवेंचुअली ये ब्लू लाइंस नीचे टूटेंगी। फिलहाल अगर मुझे आज का आप पूछ रहे हैं तो मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि पलड़ा थोड़ा बैर का भारी है। वॉलेटिलिटी इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमको बचपन से सिखाया गया है, मतलब हमारे कैरियर के बचपन से हमारे गुरुओं ने कहा है कि भाई वॉलेटिलिटी हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का साइन होती है, वो कभी एक्यूमुलेशन नहीं हो सकती। तो है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, अब कितना दिन चलेगा वही गुगली है सबके लिए, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ओके। मुझे नहीं लगा था कि इतना देर होल्ड करेगा, ये अब तक टूट जाना चाहिए। अच्छा, मिड कैप भी दिखाइए जरा। मिड कैप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। जी, तो देखिए मिड कैप में भी तकरीबन निफ्टी के जैसे ही चल रहा है सेटअप, कि यहाँ बॉटम्स थोड़े हायर बन रहे हैं और हाइज भी हायर हायर जा रहे हैं, और बॉटम्स भी थोड़े थोड़े हायर बन रहे हैं। वो आपको वो रेड लाइन और ब्लू लाइन दर्शा रहा है। बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही क्लियरली मेरे ख्याल से निफ्टी मिड कैप में जो है वो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे भी मेरा थॉट यही है कि भाई बहुत ज्यादा आप 49,000 के आसपास चल रहे हैं, बहुत ज्यादा 50,000 50,100 आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मे भी 2-2.5% और बाकी हो सकता है। बट इन एरियाज पे रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे, और नीचे में जो सपोर्ट एरियाज हैं वो सारे 48,000 के आसपास हैं। तो आई थिंक 48,000 48,500 के आसपास सपोर्ट्स और ऊपर से 50,000 का रेजिस्टेंस, ये मुझे लगता है कि मिड कैप 100 का फिलहाल चाल रहेगी अगले हफ्ते। अच्छा सरवेन जी, जो एक अभी जहाँ पे आपने वो दिखाओ भाई, मिड कैप वाला चार्ट लाओ, उसी पे तो मेरे को पूछना है। वो चार्ट लाओ भाई, मैं भी थोड़ा सीखना है मुझे। आपने एक लाइन नीली वाली बनाई जो नीचे वाली है जी, उसके बाद एक ऐसा डाउनवर्ड क्लिफ है, उसके थोड़ा और नीचे जाए तो एक और डाउनवर्ड क्लिफ है ना। अगर जी, वो वाला क्लिफ लेके मैं एक ऐसे लाइन ऊपर खींचूं जी, तो वो एक डिफरेंट लाइन बन जाएगी। फिर वो तो और दिखाएगी कि वो लाल वाली लाइन से कम 3,000 पॉइंट ऊपर जाके मिलेगी कहीं पे। बन सकती है क्या जी, ऐसी लाइन? जी पीछे आप आज हमारा चर्चा थोड़ी शॉर्ट टर्म थी तो मैंने शॉर्ट टर्म सेटअप्स दिखाए हैं। हाँ, हाँ। बट या अगर आप थोड़ा बड़ा पिक्चर देखेंगे हाँ। तो मे बी जैसे मैंने बोला ना कि ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं अगले हफ्ते यही डिसाइड होंगे कि इन पैटर्न्स का ऊपर में ब्रेकआउट हो रहा है या नीचे में ब्रेकआउट हो रहा है। तो ओके। शॉर्ट टर्म ट्रेंड वहां पलट जाएगा। हाँ। तो एक बार रिस्क रिवॉर्ड 15-20 दिन के लिए अच्छा हो जाएगा। बट बात वही है कि ये अगर हम बड़ी वाली ट्रेंड लाइन भी बना देंगे तो तकरीबन 3,000 तो नहीं, आई थिंक 1200-1300 पॉइंट ऊपर जाके मिलेगी। तो फिर 5150 के टारगेट्स मिड कैप के लिए खुल जाएंगे। बट क्योंकि अभी तक आप लोअर हाई पे हैं, अभी तक आपने पिछला हाई चैलेंज नहीं किया है, मिड कैप ने भी और बैंक निफ्टी ने भी अपने पिछले हाईज के नीचे हैं। तो जो लोग पैटर्न समझते हैं उनको मैं बता दूं कि पॉसिबिलिटी ये है कि एक राइट शोल्डर हेड एंड शोल्डर का बन जाए। अगर मंडे से मार्केट पलट गया तो ये मिड कैप इंडेक्स में एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन जाएगा। अभी बना नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट वो पॉसिबिलिटी भी है। तो सरवेन जी, तीनों चार्ट देखने के बाद क्या मोटे तौर पे जो दर्शक बहुत चार्ट नहीं समझते वो ये समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है, वो बहुत जिगजैग बना हुआ है, वॉलेटिलिटी है, अगले हफ्ते शायद क्लियर हो, लेकिन लॉन्गर टर्म की अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो ऊपर की तरफ है। नहीं, 1-2 साल के नजरिए से जो लोग हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। 2 साल प्लस वालों के लिए तो चिंता नहीं है कि अगर वो प्रोवाइडेड 20-25% का ड्रॉडाउन लेके चलें कि भाई उससे उनको तकलीफ नहीं है। जो 20-25% ड्रॉडाउन पचा सकते हैं पोर्टफोलियो में, उनके लिए तकलीफ नहीं है। बट जो उतना नहीं पचा सकते उनके लिए तकलीफ है अगला 12 से 18 महीने। ओके, 20-25% तो हम लोग, आप तो कहते रहते हो कि 20% का झेलने के लिए तैयार रहो,
मैं एक्चुअली ये जो चार्ट आपने मिड कैप वाला दिखाया ना, एक बार फिर से दिखाएंगे? हाँ दिखाओ मिड कैप आप ऊपर, आपका टेंशन ऊपर की तरफ है, हाँ मेरा टेंशन है कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, और नीचे जाएंगे नहीं वहाँ जाएगा। मैं कह रहा हूँ देखिए, अगर मैंने वहाँ पे ले लिया और हाँ। अरुण जी हैं बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, प्रकाश जी है, इतने साल हमने निकाल दिए मार्केट में, हाँ। मैं फ्रैंकली कहूँगा कि अगर हमने जहाँ पे नीचे है हाँ, वहाँ ले लिया, हाँ। उसके बाद मार्केट कई बार करेक्ट हुआ, ऊपर गया, साइडवेज भी गया, फिर मैं देख रहा हूँ नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी थोड़ा होगा, पर मैं कह रहा हूँ अगर मैं वहाँ पे लिया और मैं सो गया, हाँ। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे देखा चलो यार बहुत बीच में वॉलेटिलिटी हुई, ड्रॉ डाउन हो गए 20-25, कभी गिर गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कोविड हो गया, सब हो गया, पर मैं पॉइंट टू पॉइंट तो मैं गेन में हूँ। गेन में ऐसा हूं कि सारे एसेट क्लासेस को मैंने बीट कर दिया। नहीं तो इसमें तो मैं सरवन जी के साथ, सरवन जी कहते रहे कि अगर आप 20% का ड्रॉडाउन लेने को तैयार है और लंबा आपका नजरिया है जी, तब तो फिर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग है ही लंबा नजरिया, मतलब उसमें शॉर्ट टर्मिज्म में आप देखें तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज वेयर 8 करोड़ लोग ना हाँ रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, हाँ, रोज आएंगे, रोटी सेकेंगे, खाएंगे, निकल लेंगे। अब पर सेबी का आप डेटा दे दो, उसमें तो कहते हैं 99% लॉस करते हैं। अब देखिए इसमें मेरा कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, मैं तो फैक्ट रख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग आजकल उस तरह के हैं, हाँ, तो अब मुश्किल है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्या यही वाला चार्ट देखा क्या कोटक जी ने कि भी ये शॉर्ट टर्म में लग रहा है गड़बड़ा जाएगा? कैसे रीड करते हैं ये लोग? ये रिपोर्ट जो आती है ना 3 हफ्ते में 2-3 बार डरा चुके हैं। देखिए मैं ये 2 सीरियस क्वेश्चन है मेरे इसमें, मजाक नहीं। जी। ऐसी जब भी रिपोर्ट्स आती हैं सर, तो मार्केट में थोड़ा सा डर तो हो जाता है भाई, नए नए इन्वेस्टर को डर लगता है। अब एक अचानक से 1200-1500 पॉइंट आपने मिड कैप गिर गया, डर लगा लोगों को। XYZ मान लो, नाम नहीं लोग कहेंगे यार पता नहीं किस स्टॉक की बात करें, वो स्टॉक 2 दिन में 30% करेक्ट हो गया। 30% जब करेक्ट होता है ना तो आदमी को स्वाभाविक से डर लगता है, वो अपनी पोजीशन काट देता है और उसके 2 दिन बाद वो कम से कम 20% रिकवर कर लेता है। तो आपने मेरा नुकसान कर दिया, मेरी पोजीशन खाली करा दी। एक दूसरा ये कि अगर मान लो मैं मिड कैप का भी हूं और मैं लंबे के लिए बैठा, तो इन्वेस्टर भी डर जाता है कि यार ये रिवर्सल तो नहीं है कि 100 रुपये वाला अभी 240 पे चल रहा है, अब ये 40 रुपये में निकल गया, अब ये 160 तक आएगा, तो बेटर निकल लो, अभी 40 बचा लो। तो फिर ये कैसे रीड करना चाहिए सिस्टम को? जी, मुझे लगता है जितने भी एनालिस्ट रिपोर्ट मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ, वो उनका जो फोकस है बहुत शॉर्ट टर्म होता है, अगले 2 महीने 3 महीने में क्या हो जाएगा, 4 महीने में क्या हो जाएगा। पर जो इन्वेस्टर्स हैं, रियल इन्वेस्टर्स हैं, जो डेली बेसिस पे नहीं देख रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। और मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। जब मैं इंडिया वापस आया, अब बता रहा था 2003 मार्च में, उस समय सेंसेक्स 3500 का था, और अभी भी मेरे पास काफ़ी रिपोर्ट्स हैं उस समय की एनालिस्ट की, जिन्होंने लिखा था कि कैसे 4000 क्रॉस करना सेंसेक्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंसेक्स का हाँ, मुश्किल 2003 मार्च में तो मेरे दोस्त कहते थे भाई क्या करेगा वहाँ जाके, अब वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, सेंसेक्स 3500 पे है, 4 साल से कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, ठीक है। और उनकी वो भी एक तरह से ठीक थे, क्योंकि वो देख रहे थे अगले 3 महीने, अगले 6 महीने। पर आप ये सोचिए कि 21 साल बाद, ऑलमोस्ट 21 साल हो गए, सेंसेक्स 20 टाइम बढ़ गया वहाँ से। तो अगर कोई ये सोचता कि ये रिपोर्ट ठीक है, और वो शायद वो ठीक थी उस समय के लिए, और इन्वेस्ट नहीं करता, तो उसका तो 20 टाइम का लॉस हो जाता। बिल्कुल। तो जो एनालिस्ट रिपोर्ट है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है मेरे हिसाब से, चाहे वो मार्केट पे हो, मिड कैप पे हो, स्मॉल कैप पे हो, स्टॉक स्पेसिफिक हो। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा समझ लेने के ज़्यादा, पर अपना जजमेंट बना के रखें। मार्केट प्राइस में मोमेंटम से क्या, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि मोमेंटम प्लेस को एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें, और अगर करेंगे तो नुकसान होने का खतरा पूरा है, वो समझ के करें फिर। सरवन जी कुछ जोड़ना चाह रहे लग रहा है? हाँ बोलो सरवन जी। मैं इस पे एक अपना पर्सनल एनेक्डोट देता हूं। जो ये अभी जो चर्चा हुई, इसमें मेरा पर्सनल एनेक्डोट ये है कि 4530 का लो था, मैंने 4640 पे पेपर डाले थे हेड ऑफ रिसर्च के। ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, बॉसेस का नाम नहीं लूंगा। एग्जिट इंटरव्यू में मैंने बोला 8 साल का बुल मार्केट है, निफ्टी 14000 जाएगा, तो मेरे बॉसेस हंस रहे थे मेरे ऊपर, और सारे पुराने वेटरन ब्रोकर से वो बोले तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा ठीक है, पागल तो पागल, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपना काम चालू करूंगा। तो मैंने 4600 पे पेपर डाले थे हेड ऑफ रिसर्च से, और 14000 का टारगेट दिया था। आज निफ्टी आप समझ लिए कहां पहुंच गया है। अब उस समय जो मुझे लोग गालियां दे रहे थे, आज वो खुद नौकरियां छोड़ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक्चुअली यूफोरिया और सेंटिमेंट कहां पहुंचा हुआ है। तो मैं उसके उलट साइड का कॉल लूंगा, मैं कॉन्ट्रेरियन हूं मैं। हाँ। तो जब सबको अब नौकरियां छोड़नी है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं नौकरी पकड़ लूं।
लाइटर लोड। इंटरेस्टिंग। देखो, ये सवाल मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि रोज ट्विटर लाइन पे मेरी मैं बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट डालता हूँ, ठीक है। एक ही दिन में एक ही स्टॉक पे इतनी डाइवर्स कॉल होती है कि एक पे बाई कॉल इतने का टारगेट, दूसरे पे सेल कॉल इतने का टारगेट। तो अगर बाई कॉल है दोनों की, मान लीजिए अपग्रेड करो ना करो, लेकिन 150-200 रुपए का डिफरेंस है, समझ में आता है। लेकिन एक की बाई एक की सेल, और जमीन आसमान का अंतर है। प्रकाश जी, कैसे आप लोग कैसे पढ़ते हो यार ये रीड जैसे जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं? देखिए, ब्रोकर अगर रिसर्च रिपोर्ट निकालेगा नहीं तो एक्शन कैसे आएगा मार्केट में? और अगर एक्शन नहीं आएगा तो कमाई कहाँ से होगी? तो ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि एक व्यू देना, एक इंड्यूसमेंट, एक है टू एक्ट कि आप इसको बाय करिए या सेल करिए या कुछ करिए। हम जैसे इन्वेस्टर्स तो ब्रोकरों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। मेरा ब्रोकर तो मेरे से इतना दुखी रहता है कि आप लेते हो और बेचते 7-8 साल के बाद भी नहीं हो, तो मतलब ही नहीं है वो मेरे को सर्विस करने के। सो ये जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो माहौल है, इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बहुत, जो अभी जी ने बहुत बढ़िया उससे समझाया कि वो इस क्वार्टर में क्या हुआ उसके हिसाब से एक डेटा पॉइंट लेके उस पर बिल्ड करते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो एनालिसिस में डेटा आता है, जो इनपुट्स आते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन ये पैकेज करते हैं, वो बड़ी काम की है। अब उसके ऊपर से राय आपको क्या लेनी, ये आपकी मर्जी है। ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि जो डेटा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं उससे आपका अपना व्यू बनाने की अगर आप क्षमता रखते हैं, आपका विजन थोड़ा सा स्ट्रेच करके लॉन्ग टर्म रखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंस हम लोग रिपोर्ट्स की बात करें, हिंडाल्को के जब नंबर्स आए उसके नेक्स्ट डे सब लोगों की रिपोर्टें आई कि हिंडाल्को में ये हो गया वो हो गया, कैपेक्स जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर आप उसको सुने, और वो अच्छा खासा गिरा था, एक लार्ज कैप स्टॉक को 70-80 रुपए एक दिन में गिरना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो इसी रिपोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म कर सकेगा और 590 का टारगेट होगा। तो कहना का मेरा मतलब ये है कि जो व्यू है आपका वो बहुत अलग होता है, हेडलाइंस अलग होती है, रिकमेंडेशन अलग हो जाती है। तो जब डिटेल में अगर रिपोर्ट्स पढ़ें और अपना खुद का वो आइडिया लगाएं, अंदाजा लगाएं, तो आपको उससे ज्यादा एक्यूरेट एक समझ आ सकती है। ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो गो रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि जिसने अपना दिमाग लगाया वो बिल्कुल सही हो रहा है और बाकी कोई ब्रोकर जो निकाल रहा है वो सब गलत है। लेकिन ये सब चीजों में इतनी ज्यादा वैरायटी रहती है, वैरायटी या डाइवर्जेंस रहती है कि हर एक ब्रोकर का अप्रोच अलग है, उसके ऊपर वेटेजेस अलग है, और उनके उस सेक्टर के पोर्टफोलियो में, सेक्टर के जो समूह में कौन सी कंपनीज वो ज्यादा प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से रिपोर्ट्स देती है। कई बार वो रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई बैंक से मुझे ये 2 बैंक पसंद है और ये 3 पसंद नहीं है। और अगर कोई और ब्रोकर है जो बैंक्स कवर कर रहा है और उसके पास ये 5 बैंक ना होके कोई और बैंक है, तो उसमें रिपोर्ट्स अलग आएंगी। तो ये इस टाइप का वो माहौल बनता रहता है। तो आई थिंक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को आप इनपुट के तौर पे लीजिए, नॉट एज अ डिसीजन मेकिंग टूल कंप्लीटली कि जो उसमें लिखा है बाई सेल करनी है वो करनी है। उन्होंने तो रिपोर्ट निकाली है, उनका व्यू जाहिर किया है। अब आप पे है कि उस व्यू से आप कितना समझे और कितना और deeply व्यू उसको सबके अलग अलग करें। नहीं होंगे, तो आपने सही बात कही, व्यू अलग अलग नहीं होंगे तो मार्केट में मजा कैसे आएगा? और इसमें एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप इसको ब्रोकर की जो रिपोर्ट्स हैं उनको एज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक स्टॉक में कोई ब्रोकर, बड़ा ब्रोकर एक ही व्यू लेके चल रहा है सालों से और वो गलत है, मतलब उसने वो बुल है और वो स्टॉक गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। फिर वो एक दिन ऐसा आया, उसने अपनी या तो कवरेज बंद कर दी या उसने कहा कि अब मैंने अपनी व्यू चेंज कर दी है। वो अच्छा कॉन्ट्रा कॉल है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ट्राई करिए इसको। अब देखिए वहीं पे स्टॉक कई बार टर्न अराउंड होता है। देखो, सब फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं ना, Exactly. इतना सब निकल प्राइस जाते हैं। इतना सब हो चुका होता है। मैं यहाँ पे नहीं, लोग गुस्सा ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वैल्यू जजमेंट में नहीं, कोई नहीं दे रहा है कि आपकी रिपोर्ट कैसी, लेकिन कंफ्यूजन होता है दोस्त आपकी रिपोर्ट पढ़ के। उदाहरण के लिए रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ बाई कॉल, कुछ टारगेट दिया हुआ किसी कंपनी का, और नीचे सब नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं कि क्वार्टर खराब था, एस्टिमेट से नीचे रिजल्ट, आगे चैलेंजेस हैं, हेडविंड्स हैं, लेकिन बाई कॉल बनी हुई है मेरी। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एचडीएफसी है, 2100 से कम किसी का टारगेट ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। 5 साल से रिटर्न 0 है। जी। तो अभी हमारा जो दर्शक है ना वो हमसे रोज पूछता है कि आप जो ये रोज रिपोर्ट हमको बढ़ाते रहते हो ट्विटर पे, ये क्या है, इसमें कैसे समझे हम कि आप क्या बोलना चाहते फायदा हैं? कैसे मैंने कहा उठाएं मैं कुछ नहीं बोलना चाहता भाई, तो जो हम लोग तो रिपोर्ट करते हैं, हम तो मैसेंजर, हमें क्यों गोली मार रहे हो आप?
दो हमारे इशू बाकी है, एक ब्रेक के बाद लेंगे, एक ब्रेक से पहले क्विकली, कौन से कमजोर खिलाड़ी हैं इस समय मार्केट में मनोहर जी, जो सेक्टोरली हो सकते हैं कि साहब ये वाला सेक्टर मेरे को लगता है थोड़ा सा मजेदार नहीं रहेगा? अभी जो कमजोर खिलाड़ी ना वो रिटेल है, जो रोज ट्रेडर सुबह आता है, दिन के एंड पे अपना ट्रेड क्लोज करके जाता है। कुछ उसमें वीक पे क्लोज करते हैं, मुझे पता चला वीकली एक्सपायरी होती है, पहले हमने सुना मंथली एक्सपायरी होती थी, डेली होती है सर? अब डेली होती है और वीकली होती है, थर्सडे या फ्राइडे एक्सपायर होगा। हाँ। वो सबसे वीक खिलाड़ी है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, पैसा लगाओ, दिन के एंड पे मेरा कुछ पैसा बनना चाहिए, नहीं बने तो मेरे को पोजीशन लेके नहीं जानी है। उससे क्या हो गया कि आपकी वोलेटिलिटी हाई हो गई है, और वो सेक्टोरल एग्नोस्टिक है, मैं बता रहा हूँ। या तो डिफेंस होगा जरूर ट्रेड करेगा, रेलवे होगा जरूर करेगा, पीएसयू होगा जरूर करेगा, और ऐसे ऐसे खोज निकालते हैं कि पीएसयू में कौन सा स्टॉक नहीं चला है। तो अब माइंडसेट क्या है, फोमो जैसा आपने कहा कि मैं मिस हो चुका हूं, बाकी सब स्टॉक भाग चुके हैं, जो नहीं चला है उसको पकड़ लो, वो चलेगा। साइकी समझिए सर आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग क्या ना विद्वत चर्चा कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिबेट। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बताऊँ, अरुण जी की बात से मैं 1000% सहमत हूँ। आप प्रकाश जी आप भी ध्यान दीजिएगा, और सरवेंद जी आप भी। जी ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए के थे, आपने कहा ये खराब है, इनके फंडामेंटल्स ठीक नहीं, कोई धंधा इसमें नहीं है, लेकिन वो 5 से 60 हो गया है। कितने दिन तक उसको आप ये लॉजिक दे दे के समझाओगे? वो कहेगा यार आप बकवास कर रहे हो बेमतलब की। 5 रुपए वाला 60 रुपए हो गया, मैं 10 पे भी लेता तो फायदा, 20 पे भी लेता तो फायदा, 30 पे भी लेता तो फायदा, और 40 पे निकल जाता मैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब कि ये जो साइकी बन गई ना मार्केट में, इससे डील करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और लोग इसमें फंसते हैं। अरुण जी की बात सही है। जिस दिन 60 रुपए पे घुसेगा ना, आप देखना उसी दिन फंसेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। वीक खिलाड़ी, वीक सेक्टर कौन से हैं? सेक्टर मैं कहूँगा अभी जहाँ जहाँ बिल्कुल अभी अभी दूर रहना चाहिए उससे। जी, मुझे लगता है अभी आईटी में मोमेंटम आया है, पर मुझे लगता है आईटी जो जैसा स्पेस है उसमें एक क्वार्टर कम से कम पॉजिटिव कमेंट्री और नंबर्स आए, तब इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी वीकनेस काफ़ी है ग्लोबली इन सब स्टॉक्स में। और जैसे कभी यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा हो जाता है, इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ जाते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, तो आईटी के स्टॉक्स बिक जाते हैं। इंडिया में नहीं, ग्लोबली, क्योंकि अभी ये फिर से बैंक्स पे प्रेशर आएगा। तो एक आईटी एक ऐसा स्पेस है जो मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस रहेगा। दूसरा मुझे लगता है कमोडिटीज़ जो है पूरा, जो आपका स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये अभी भी आउट ऑफ वुड्स नहीं है। मतलब जो चाइना में स्लो डाउन है वो काफ़ी एक्सटेंडेड स्लो डाउन है चाइना का डोमेस्टिक कंजम्पशन का, और चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स भी अंडर प्रेशर हैं। तो ये जो दो सेगमेंट है, मुझे लगता है कि आईटी, स्पेशली लार्ज कैप आईटी, और दूसरा कमोडिटीज़, इन दो स्पेसेस से मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इस समय। ओके प्रकाश जी, कोई एक दो सेक्टर जो आपको लगते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, वर्ड ऑफ कॉशन के लिए? नहीं, सेक्टर वाइज तो आई थिंक मोमेंटम में तो क्या ऐसा है कि बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक्स चलते हैं। मेरे लिए रिस्क अवॉइड करने का हर हर स्टॉक जो मेरे पास आता है या मेरे नजर में आता है, उस पर नीरज जी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अपने आप को कि इस कंपनी की अगले साल की और अगले 3 साल की कमाई कैसे होगी और कितनी होगी। अगर मुझे इसका जवाब नहीं मिलता है, चाहे वो कोई रिपोर्ट से हो, चाहे वो कंपनी के खुद के बयानों से हो, या एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से आपके खुद की समझ से हो, अगर वो जवाब नहीं मिलता है तो आप उसको कोई भी पी मल्टीपल पे लेंगे तो नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा। मोमेंटम में हो क्या रहा है, जो अरुण जी ने एग्जाम्पल दिया, जो 5 से 60 का जो आपने उनसे पूछा, वो कब होता है जब उस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को। वो कंपनी क्या करने वाली है, कितना बनाने वाली है पैसा, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सभी ले रहे हैं इसलिए मैं भी ले रहा हूं, मैं पिछले बार जिसने लिया, कल जिसने लिया, उससे ज्यादा पैसे देके ले रहा हूं। तो ये मोमेंटम में होता ही है, वो पासिंग द पार्सल वाली बात हो जाती है कि आप लेते हो, आपको ये नहीं पता किस लिए। ये चीज आपकी बड़ी कंपनी में क्यों नहीं होती? एशियन पेंट्स में इस टाइप का माहौल क्यों नहीं बनता, या एचयूएल में ऐसा क्यों नहीं बनता है, एलएनटी में क्यों नहीं बनता? क्योंकि इतनी क्लियर सब कुछ चीजें हैं वहां पे, सबको पता है ये क्या पैसे बनाने वाले हैं और किस मात्रा में और किस समय में। तो उसमें इस टाइप की बेवकूफी हो ही नहीं सकती। जिस कंपनी में रिसर्च नहीं है, जिस कंपनी की समझ नहीं है, उसका आकलन करना जहाँ पे मुश्किल है या किसी ने किया नहीं है, वहां पे मोमेंटम बहुत जल्दी पनपता है। तो मेरे हिसाब से सेक्टर से ज्यादा आपको ये स्टॉक देखना है कि मैं इसकी अगले 2 साल की, 1 साल की कमाई कहाँ से आ रही है और कितनी आ रही है। अगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो फिर तो चाहे वो पेटीएम हो या वो नायका हो, चाहे वो जो भी हो, वो हर जगह आपको वो बीच में दिक्कत आएगी, क्योंकि मोमेंटम पे आप घुस गए।
आप फंडामेंटल्स पे नहीं घुसे हो। सो दिस इज द बेसिक रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क ये है। और इतनी सारी कंपनी जो आपके ट्विटर लाइन पे मैं कभी कभी देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ इसलिए कि जो लोग सवाल करते हैं आपके, ये इस मैनेजमेंट को लेके आओ या इस पे कुछ चर्चा करो, ये उनको कोई आइडिया ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि बेचना कब है और पहले पता ही नहीं था कि खरीदना क्यों है। सो ये जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों ही ब्लैक होल है। दोनों में वो हम लोग चश्मा लगा के काला चश्मा लगा के घुस गए, लेकिन पता नहीं है कहाँ से निकलना है। सो दिस इज बेसिकली द रिस्क, द नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग इज चेंज। अगर ये चीज की समझ है तो कोई रिस्क इसमें होगी नहीं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, अच्छे मोमेंटम वाले सेक्टर या डिफेंस या पीएसयू बैंक या पावर या ऑयल मार्केटिंग, सब में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों एंट्री कर रहे हो और किस कमाई के बेसिस पे ये एंट्री कर रहे हो। करेक्ट। सरविंद जी, कोई नो गो लिस्ट आपकी है क्या? नहीं, मेरी तो देखिए, जैसे इन्होंने बोला प्रकाश जी ने, मेरा भी एकदम सिंपल है। अभी किसी से भी पूछे, आई थिंक मैक्सिमम जो टारगेट्स मेरे भी निफ्टी के सुनने आ रहे हैं वो 24,000 तक सबको लगता है कि आ जाएगा, विच इज अराउंड 8-9% फ्रॉम हेयर। तो पूरा साल में अगर मेरे को 8% ही बनाना है तो मैं चुपचाप एसबीआई की एफडी में 7.25 पे बैठे रहूंगा। मैं रिस्क लेके बाजार में 0.25% एक्स्ट्रा कमाने के लिए पूरा साल क्यों मशक्कत करूंगा, जबकि मुझे मालूम है कि इवन या साइकिल्स में वो गुगली और एक्सीडेंट होते हैं। ये 44 साल का डेटा बोल रहा है। तो मैं तो कॉशियस ही हूँ और मेरे लिए तो नोगो लिस्ट पूरी है। जो पैसिव लोग भी हैं उनको भी ड्राई पाउडर कैश बना के रखना चाहिए, एग्रेसिव वालों को तो इनफैक्ट काफी कुछ बुक करके प्रॉफिट्स और शॉर्ट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बट इवन द पैसिव एंड मॉडरेट प्लेयर शुड हैव अराउंड 20 to 30, 40, 50% कैश ऑन देयर बुक्स की भाई इस साल में नीचे लेने के मौके जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नीचे लेने के मौके मिलेंगे, इसलिए ड्राई पाउडर मतलब कैश। कैश मतलब अपने बैंक में पैसा रखो, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन चौका मारने का। तो चलिए चौके मारने पे एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। लौट क्या कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे स्पेशली चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी बनी है, अभी भी बहुत तेज़ी की। आज जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में और बड़े बड़े टारगेट दिए गए हैं। बीपीसीएल का टारगेट सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। रहेगी बीच बीच में आपको थोड़ा सा ब्रीदर का मौका मिलेगा। जैसे आप पार्टी में जाते हैं ना, बहुत थक गए नाचते नाचते तो बाहर चले गए, थोड़ी देर हवा खा के आए, फिर एंट्री। तो क्या ये वही चल रहा है या वाकई अब कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी आ सकती है? ये सब भी हमने डिस्कशन किया है। अब अगला जो हम बातचीत करना चाहते हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, क्योंकि जेफरीज की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने बहुत बुलिश रिपोर्ट पेश की है इसमें। तो पहले 2-3 चार्ट देखते हैं खास तौर पे, उसके बाद फिर इसको चर्चा करेंगे। सरविंद जी, चार्ट दिखाइए हम लोगों को। जी, पीसीआर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 by 1 दिखाएं। मैं हाँ, तो पहले इंडियन ऑयल का दिखाइए जी। तो देखिए, थॉट यहाँ पे मैंने वही दिया कि भाई ये सारी चीजें हमारी 2021-22 के दशहरा पिक्स में थी। और मुझे याद है कि आईओसी हमने 70-80 रुपए में बहुत अपने शोज पे चर्चा वर्चा की। और उस समय यही था कि ये जो ब्रॉड हमने इसमें सेटअप बनाया हुआ है, एक लॉन्ग टर्म सेटअप यहाँ बना दिया है। जैसे हमने लास्ट टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाए थे कि आप ये देखिए मंथली सेटअप्स हैं। और राइट फ्रॉम 2001 मैंने यहाँ डेटा दिखाया है। बीएससी के चार्ट्स इसलिए रखे हैं क्योंकि डेटा वहाँ थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आप देखिए कितना कॉपी बुक तरीके से 2001, 4, 5 के और 6, 7 के 8 के हाइज, और उसके बाद 17, 18 के हाइज, और अब वो रेंज जो है एक्सपांड हो रही है। तो मुझे लगता है कि भाई इस पूरे एरिया में, रिस्क रिवॉर्ड के एरिया में आप अब रिवॉर्ड के अपर एंड की तरफ चल चुके हैं। थोड़ी जगह डेफिनेटली बाकी है। मुझे लगता है 230, 235 के भी टारगेट्स आईओसी के आ सकते हैं। बट मान के चलिए कि इसको हमने 70-80 रुपए में पकड़ा हुआ है अपने शोज में। तो अब यहाँ से नया समीकरण तो नहीं उतना बनेगा, बट जिनके पास है और चाहे तो मेरे ख्याल से आईओसी में बने रहें। और ये भी मान के चलें कि नीचे की जो ब्लू लाइन है वो बहुत शैलो है और उसका स्लोप कम है, तो वो भी अभी तक 80-90 पे ही पहुंची है, बहुत ज्यादा पहुंची नहीं है। तो विद इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स 230 का अपसाइड, नीचे में 90 का कहीं बॉटम, ऐसा एक लार्ज रेंज बना हुआ है। तो जैसे जैसे आप 230 के पास पहुंचते जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड के खत्म होते जाएंगे और मुनाफा वसूली की राय मेरी तरफ से आने लगेगी जिनके पास है। बट फिलहाल बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और बीपीसीएल का चार्ट दिखाइए। जी, बीपीसीएल का बिल्कुल सिमिलर चार्ट है। और आपसे बात करते करते मैं अपने हिस्ट्री में गया, मेल्स में जाके देखा तो दशहरा पिक है हमारा 2022 का, और ये उस समय 280-290 का भाव था। उसके बाद पूरा 1.5-2 साल तक इसको 450 तक बाय 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 हमने डाला। हम भी अब थक गए। बट उसके बाद अब इसका ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि इसने वो ब्रेकआउट किया शानदार 500 के लेवल से, जो कि ये कर नहीं पा रहा था। तो अब ये मान के चलिए कि एक नया अध्याय जुड़ा है और 3-6 महीने और बुलिशनेस रहेगी। बट थॉट अगेन यही हो गया कि बहुत ओवरबॉट हो गया है, नए रिस्क रिवॉर्ड उतने जल्दी नहीं निकलेंगे। बट जिनके पास है, आई थिंक पेशेंस से 3-6 महीना और यहाँ पे दे सकते हैं। खाली कैच आईओसी बीपीसीएल में यही रहेगा कि हमारे क्रूड के टारगेट्स 95 के हैं। ये भी आप लोग मद्देनजर रख के चलें। तो थोड़ा प्रेशर, थोड़ा कभी कभी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ आती रहेगी अगर क्रूड चल गया तो क्रूड ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा अलर्ट रहे यहाँ।
और क्रूड चल गया तो ओएनजीसी के चार्ट में क्या बदलाव आएगा वो दिखाइए। बहुत बढ़िया। आई थिंक ओएनजीसी में जो जगह बची है, आई थिंक वो बहुत बढ़िया। सबके सेटअप्स में आप देखिए तो बहुत बढ़िया इसमें ऊपर जगह बची हुई है, और मुझे लगता है कि ऊपर में तकरीबन तकरीबन सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यही बन रहा है। ऊपर में 490 500 भी मानेंगे साइकोलॉजिकल मार्क, जो कि इसने छूने की कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाया। 8-9 में भी नहीं कर पाया, 9-10 में भी नहीं कर पाया। 493 समथिंग आई थिंक, कहीं मैंने हाई याद है मुझे। तो 500 के जादुई आंकड़े की तरफ ये चला है, तो ये तकरीबन यहाँ से डबल हो सकता है। और मुझे लगता है क्रूड इसका बहुत साथ देगा उसमें। WTI ब्रेंट में हमने लास्ट टाइम चार्ट्स दिखाए थे, हमें लगता है WTI में 95 के टारगेट्स और ब्रेंट 100, और 100 के पार गया तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। बट फिलहाल काफी अच्छे टारगेट्स क्रूड ऑयल में आ रहे हैं, तो ओएनजीसी को फायदा होगा, और मुझे लगता है बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड तीनों में ओएनजीसी में है। ओके, तो ये 3 स्पेसिफिक स्टॉक्स पे हमने चर्चा की है, इसलिए डिस्क्लोजर दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये सब क्लाइंट वाइंट के पास, किसी के पास कुछ भी हो सकता है। आप इस पे कोई एक्शन करें तो आप जिम्मेदारी लें अपनी, और अपने किसी एडवाइज़र से पर्सनली जाके सलाह लें। हमारी इस पे कोई बाई सेल की भी राय नहीं। ये चूँकि स्पेसिफिक स्टॉक की बात हो रही है, इसलिए हमने कहा डिस्क्लेमर आपके लिए ज़रूरी है। अब प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी PSU बुल भी हैं और ये सब पर बहुत नज़र रखते हैं। प्रकाश जी, ऐसा ऐसा एक बहुत छोटा सवाल, क्या ऐसा नहीं होता चार्ट ऐसे बनाया और उन्होंने देखा कि भी इसमें 40 रुपये और ऊपर जाने की संभावना है, फिर एक रिपोर्ट लिख दी जाए और टारगेट उसमें दे दिया जाए और रीजन तो बना दिया, कैसा ऐसा तो नहीं होता प्रकाश जी? नहीं, मैं चार्ट्स क्या देखता नहीं हूँ, ना समझता हूँ ज्यादा। हाँ, और चार्ट्स में ना होता ये है कि जो माहौल में हम हैं आज, जहाँ पे ऑल टाइम हाईज पे हैं स्टॉक्स, मतलब न्यू हाईज हैं, हम्म, उसमें चार्ट और सर्वेंद्र से ये इस चीज की समीक्षा कर सकेंगे हम कि जब नई टेरिटरी में प्राइस रहता है तो फिर आप चार्ट से क्या दिखा सकते हो। मतलब कोई कहाँ कोई लेवल तो वो होती नहीं। हाँ, पुराने हाईज की तरफ अगर कुछ कर रहा है प्राइस तो अलग बात हो जाती है कि एक जगह बनी हुई है। लेकिन देखिए, फंडामेंटली भी हम लोग कोशिश करते हैं, वहां भी गलतियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा नीरज जी कि वो बिल्कुल 100% 100% सही तरीका है करने का। बट जैसे मैंने कहा, मार्केट प्राइस में दो फैक्टर होते हैं। एक आपका ईपीएस होता है और दूसरा आपका पी मल्टीपल होता है। ये दो ही फैक्टर खास वो उसमें करते हैं, इस पे असर करते हैं। हम लोग पी मल्टीपल तो कितना होगा, मार्केट में फैंसी कितनी होगी, डिमांड कितनी रहेगी उस स्टॉक की, फैन वो उसको उस आंकड़े को बहुत उससे एक्यूरेसी से गेज करना बहुत मुश्किल होता है। ईपीएस को अगर आप गेज कर सके तो आपने 50% बैटल जीती। मतलब आपने एटलीस्ट कुछ तो हासिल कर लिया कि भाई अगर इस कंपनी की ग्रोथ, इसकी अर्निंग्स ग्रोथ इस टाइप की हो सकती है। और वो मेरे ख्याल से मॉडलिंग करना, एक्सेल पे काम करना, वो सारे इनपुट्स उसके अंदर फैक्टर इन करना, एक्सपीरियंस है, वो धीरे धीरे आपको समझ आने लगती है। तो वहां से अगर आप देखें तो वो हो जाता है। और जब पी मल्टीपल मार्केट देता है तो वो प्राइस अपने आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो बेहतर काम ये है, प्राइस गेज करने की जगह आप अर्निंग्स गेज करने की कोशिश करें। और उस लिहाज से पीएसयूज ने, और हमने पिछली बार भी किया था, और अभय जी ने बहुत बढ़िया एक एग्जांपल इंजीनियर्स इंडिया का लेके बताया था कि 20 साल तक इस कंपनी ने कुछ नहीं किया। 60 रुपए से चलता रहा, वो 100, 125, 150 में झूलता रहा। उसके बाद पिछले 1.5 साल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों हुई? अर्निंग्स जो ग्रोथ है वो तो बहुत कांस्टेंट ही रही है। ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स में बहुत ड्रामेटिक चेंज आया है, लेकिन उसके करेक्ट। लिए फैंसी जो है पी मल्टीपल है वो चेंज हो गया है। तो मार्केट कभी ना कभी वो देता है सेक्टर रोटेशन के हिसाब से। और उस लिहाज से अगर आप मेरे को पूछे पीएसयू में देखने जैसा कुछ अभी है नहीं है, क्या चीज चली नहीं है, ये सब देखने की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं है। आप तो ये देखिए कि पीएसयूज में कौन सी कंपनीज में अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ आने की उम्मीद ज्यादा है। और उस लिहाज से आप एक कंपनी का नाम लूंगा, अगेन एग्जाम्पल के तौर पे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मॉइल को देखिए आप। अब कोल इंडिया ने जो अर्निंग्स ग्रोथ की है, जो पहले हमारे 38% हमारी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की कोल इंडिया के कोल से वो होती थी, अब वो जाके 68 पे पहुंची है। तो नेचुरली इतना उत्पादन बढ़ा है विदाउट टू मेनी इन्वेस्टमेंट्स। तो नेचुरली वो अर्निंग्स है, इसकी वजह से आपको ईपीएस ग्रोथ दिख रही है और वो कायम है। पी मल्टीपल भी अलग टाइप का मार्केट देने लगा है। यही चीज आपको मॉइल में दिखेगी। मॉइल का भी परफॉर्मेंस एक ही टाइप का रहा है, काफी समय से एक ब्रॉड रेंज में रहा है कि भाई इसी टाइप का कामकाज अर्निंग्स का रहा। लेकिन वहां अगर इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ है और अगर वो सस्टेन होता है तो वहां भी एक ईपीएस अपग्रेड आएगा। और ईपीएस अपग्रेड आएगा तो हो सकता है मार्केट पसंद करे और उसको ऊपर से एक मल्टीपल अलग से दे सके। सो
इस टाइप की चीजों में आपको ज्यादा मेरे ख्याल से कश्मकश ज्यादा करनी चाहिए रादर देन कि इसके प्राइस में कितनी गुंजाइश है मूव करने। परफेक्ट। सर्वेश जी, बहुत ब्रीफली आप कुछ रेट करना चाह रहे थे, बताइए सर, समय कम है, बहुत छोटे में। नहीं नहीं, जो आप बोल रहे थे कि कहीं चार्ट देख के तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, हाँ। तो जब 17 18 और 19 20 के ब्रेकआउट बीपीसीएल में हुए तभी ये रिपोर्ट आई है। हाँ। तो शक तो होता है, लेकिन अब इसमें उसको प्रूव नहीं कर नहीं, सकते। देखिए प्राइस चेंज कर रहे हैं ना आप तो इसलिए बहुत लेट रिपोर्ट किया। कैसा लग रहा है आपको ये सारे सरकारी और खासतौर पे पीएसयूज वगैरह, ये आई थिंक oil नज़रिया PSUs? चेंज हुआ है। ऐसी अर्निंग्स इनकी हमेशा से मुझे लगता है अच्छी थी। और आप देखिए जो ओएमसी कंपनीज हैं, एक तो बहुत डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है ही नहीं। आप तेल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, आप या तो आईएससी के पेट्रोल पंप पे हैं या बीपीसीएल के या एचपीसीएल के। तो एक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट कंपनी है, पर 4-5 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती थी हमेशा। सबसे बड़ा लोगों का कंसर्न हमेशा ये होता था कि सरकार जो है इनको अपने वॉलेट की तरह यूज़ करती है। Wallet की तरह कि कभी बजट में डेफिसिट है तो यहाँ से डिविडेंड निकाल लो, 10,000 करोड़ ओएनजीसी से ले लो, उससे ले लो सब्सिडी। तो मतलब इन कंपनी में प्रॉफिट बने ना बने उससे सरकार का कोई मतलब नहीं था। और इसके लिए जो शेयर होल्डर्स थे उनका कोई इन कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप कोर बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है पर आपको शेयर होल्डर कुछ मिल ही नहीं रहा क्योंकि सरकार सारा पैसा निकाले जा रही है। तो अब वो मुझे लगता है नज़रिया थोड़ा शायद चेंज हुआ है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये सरकार चाहती है कि ये कंपनीज और बड़ी एनर्जी सिक्योरिटी की मोदी जी ने बात करी रिसेंटली, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं एनर्जी सिक्योरिटी के इनिशिएटिव के लिए। तो उसमें मेरे को लगता है लोगों का ऐसा नज़रिया बन रहा है कि अब सरकार इन पे ध्यान देगी, इनको कैपेक्स करने की जो काफ़ी समय से ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारा पैसा चला जाता था। तो अब जो कैपेक्स करने के लिए इनको पैसा चाहिए वो मिलेगा और मैनेजमेंट जो है उनको टारगेट्स दिए गए हैं। तो शायद इसकी वजह से जो पी मल्टीपल री रेटिंग हो रही है, मुझे लगता है ये प्राइस जो चल रहे हैं वो पी मल्टीपल की 5 का 10 टाइम हो गया। पर 5 का 10 टाइम भी आप देखें तो महंगा नहीं है फंडामेंटल वैल्यू लेवल। अगर आप ये कॉल ले सकें कि हाँ ये कंपनी अच्छा चलेंगी तो अभी इतना भी महंगा। इनका सबका पी 5-5.5 इस वही मैं कह रहा हूँ, 4 exactly। रेंज में है। हाँ, तो उसमें थोड़ा भी नजरिया बदला तो actually- आपका मल्टीपल बदल जाएगा उसमें। कि मतलब हाँ, बहुत कई बार ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको इतना कम मल्टीपल मिलता है। बोलता जी आप लोग देखते हैं इनको? नहीं देखते नहीं है, बट इसमें जैसा अभय जी ने कहा ना, इसमें सिर्फ री रेटिंग हुई है। लोगों का अब ये मानना है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी यूज़ करती थी, इनके यहाँ से बैलेंस शीट से कैश लेती थी, वो अब नहीं होगा। और अगर आप देखें 1-2 साल 1.5 साल से पीएसयूज चल रहे हैं, ये नहीं चले थे। सो ये कैचअप रैली और री रेटिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो इन तीनों कंपनीज में आ गया और अभी भी डर्ट चीप है। अगर आप यही इनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालनी जाए तो ये आज से भी ज़्यादा होगी जो अभी करंट मार्केट कैप है। तो इसमें क्या है, अभी भी आईएससी इंजन चल रहा है, कहीं ऐसा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आ गए हैं, तो पेट्रोल और डीजल तो चलेगा ही चलेगा। तो डिमांड रहेगी। एनर्जी सेक्टर में इतना अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा तो कहीं ना कहीं इनकी डिमांड आती रहेगी, अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी। और जहां 5 का 10 मल्टीपल 12 मल्टीपल हुआ, वैसे ही स्टॉक डबल हो गया। वही सिर्फ री रेटिंग हुआ है। री रेटिंग एमटीएनएल आप देख लीजिए, आप कह रहे थे कि 6 का 60, 4 का 40 हो गया, क्यों हो गया? मुझे तो नहीं समझ बहुत सारे हुए, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कितने कस्टमर एमटीएनएल लेकिन आप जानते हैं। 6 के 60 बहुत हुए, तो उनसे बचना चाहिए। देखिए, शो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको हल्के फुल्के अंदाज में, समझाने के अंदाज में ये बताया जाए कि मार्केट को आपको कैसे अप्रोच करना है। गलती ना करें आप। हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा विनर रहें, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको इस वक्त मार्केट को कैसे अप्रोच करना। आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, मूवमेंट ट्रेडर है, अपने को एनालाइज करिए, फिर आप देखिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हमारे सारे मेहमानों ने पूरी कोशिश की आपके लिए पूरे हफ्ते का निचोड़ सामने रख दिया कि आपको अब आगे क्या करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ये समझाने के लिए हमें कि हमारे दर्शक कैसे मार्केट को अप्रोच करें इस लेवल पे जहाँ पार्टी अभी चल रही है, और ये अभी चलती रहेगी। मुझे लगता है चलती रहनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए वीकेंड में, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।